हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचर्स अड्डा विद शमा यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बारे में, जिसमें हम लोग समावेशी शिक्षा के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इसकी 2 क्लासेस अतिलघु 3 प्रश्नों की कंप्लीट करवा दी गई हैं। आज ये तीसरी क्लास होगी। इसमें सभी क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। उसके बाद हम लोग साइंस की क्लास को डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। निर्देशन के बारे में पिछली क्लास में बताया गया है, तो इसमें दिया गया है इसका आंसर कि निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक जो होता है वह समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक इन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। इसमें आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि जो निर्देशन होता है यह एक व्यक्तिगत कार्य है। उसके बाद जो निर्देशक होता है, निर्देश देने वाले को निर्देशक कहते हैं। वह जैसे कोई भी बालक की समस्या है तो उसका समाधान स्वयं नहीं करता है, बल्कि बच्चों को ऐसी विधियां बताता है कि बच्चे अपनी समस्याओं का जो समाधान है स्वयं कर सकें, सुलझा सकें अपनी समस्याओं को। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है। इसमें आप लोगों को बताना है कि जो समावेशी शिक्षा होती है वह सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है। तो इसमें दिया गया है आंसर कि समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक या प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है, लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती है। जो समावेशी शिक्षा होती है वह सामान्य बालकों को शिक्षा नहीं देती है। समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों की शिक्षा से सर्वथा भिन्न है। जो समावेशी शिक्षा होती है वह जो सामान्य बालक को शिक्षा दी जाती है उससे बिल्कुल भिन्न होती है। इसमें आगे दिया गया है कि इस शिक्षा में ऐसे घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो सामान्य बालकों के कार्यक्रमों के साथ साथ विशिष्ट भी होते हैं। जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, उनके लिए समावेशी शिक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, दृष्टि दोष से ग्रसित बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। जिन बच्चों को जो है दृष्टि दोष होता है, जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, उनकी आप लोगों को यहाँ पे 2 विशेषताएं लिखनी है। तो इसमें लिख सकते हैं कि दृष्टि बाधित बालकों की निम्न विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट पॉइंट पे लिख सकते हैं कि दृष्टि बाधितों की मानसिक योग्यता, ये हेडिंग बना के इसमें आगे लिख सकते हैं कि ये बालक मानसिक योग्यता की दृष्टि से सामान्य बालकों से कम नहीं होते हैं। नेक्स्ट में लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कम होते हैं। अगला दिया गया है, नेक्स्ट हेडिंग बना सकते हैं दूसरे पॉइंट में, दृष्टि बाधितों की भाषा का विकास। इसमें डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं कि ये भाषा दोषी नहीं होते हैं, सुनना तथा बोलना इनकी भाषा के प्रमुख कौशल होते हैं। ये सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो इसमें अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दृष्टि दोष से ग्रसित जो बच्चे होते हैं उनकी 2 विशेषताएं लिखे, तो उसमें आप लोग ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निर्देशन को परिभाषित कीजिए। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं, बाकी जो है निर्देशन के बारे में काफ़ी डिस्क्राइब से पीछे 3-4 क्वेश्चन जो है पिछली क्लास में कंप्लीट करवाया गया है। यहाँ पे दिया गया है, तुम लोग फिर से देखेंगे कि जो निर्देशन होता है एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये अभी इसी क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन करवाया गया है। निर्देशन समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। तो ये आप लोगों को निर्देशन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी बालकों का अधिगम जानने हेतु प्रयोग किए जाने वाले 2 जो उपकरण हैं उनको बताना है आप लोगों को। जो समावेशी बालक हैं उनका अधिगम मतलब होता है सीखना। अधिगम जानने हेतु प्रयोग किए जाने वाले 2 उपकरण बताइए।
तो उसमें पहले लिख सकते हैं बुद्धिलब्धि परीक्षण, जिसको IQ टेस्ट बोलते हैं। दूसरा लिख सकते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और तीसरा लिख सकते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इसमें आप लोगों से 2 पूछे गए हैं, तो इसमें कोई भी आप लोग 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समावेशी शिक्षा का अर्थ बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसी शिक्षा जिसमें छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए, जिससे वह अपने जीवन को सफल बना सके। यह समावेशी शिक्षा का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है। तो इसका आंसर लिख सकते हैं एक लाइन में कि शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बच्चों का पुनर्वास करवाना। जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक समावेशन का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि शैक्षिक समावेशन में उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कि वह बालक जो अपनी किसी भी शारीरिक अक्षमता के कारण सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के लिए उपयुक्त नहीं होता, वह समावेशी बालक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक से आप क्या समझते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कि ऐसे बालक जिनका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास सामान्य बच्चों की तुलना में अलग होता है, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। जो विशिष्ट बच्चे होते हैं वह सामान्य बच्चे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवंचित बालक के कितने प्रकार होते हैं। तो जो अपवंचित बालक होते हैं उसके 3 प्रकार होते हैं। पहला हो जाएगा सामाजिक रूप से वंचित बालक, दूसरा हो जाएगा आर्थिक रूप से वंचित बालक और तीसरा हो जाएगा शैक्षिक रूप से वंचित बालक। अगर आप लोगों से वंचित या फिर अपवंचित बालक के प्रकार पूछे जाएंगे तो आप लोगों को 3 पॉइंट लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि पिछड़े बालक से आपका क्या आशय है। इसमें आप लोगों को पिछड़े बालक के बारे में बताना है। जो पिछली क्लास हुई है उसमें हमने जो है अपवंचित बालक और पिछड़े बालक के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया है, उसमें डिफरेंस भी बताया है। जिसने 2 क्लासेस इसके पहले की नहीं देखी है समावेशी शिक्षा की, उनको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। बाकी जो पेपर फर्स्ट शैक्षिक मूल्यांकन है उसके भी वेरी शॉर्ट करवा दिए गए हैं और सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए गए हैं। तो आप लोग ये क्लासेस अच्छे से देख लीजिए। बाकी उसका जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वहाँ से आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है पिछड़े बालक से आपका क्या आशय है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं, जो छात्र निश्चित समय में निश्चित ज्ञान की प्राप्ति करने में असफल रहते हैं और सामान्य बच्चों से पीछे रह जाते हैं, उन्हें पिछड़े बालक कहते हैं। जैसे कोई जो है सब्जेक्ट सीखना है या फिर किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, कोई जो टॉपिक के बारे में सीखना है, तो सामान्य बच्चे जितनी आसानी से सीख जाते हैं, तो जो पिछड़े बालक होते हैं उनको थोड़ा समय लगता है, थोड़ा देर से सीखते हैं। तो यहाँ पे वही दिया गया है कि निश्चित ज्ञान की प्राप्ति करने में असफल हो जाते हैं और सामान्य बच्चों से पीछे रह जाते हैं, वही बच्चे पिछड़े बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़ेपन के प्रकार बताइए। जो बच्चे जो होते हैं पिछड़े बालक कैटेगरी में क्यों चले जाते हैं, तो उसके प्रकार क्या हैं। तो इसमें 2 कारण या फिर प्रकार दिए गए हैं। पिछड़ेपन के जो है मूलतः 2 प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है वैयक्तिक और दूसरा दिया गया है सामूहिक। ये आप लोगों को 2 प्रकार याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सामान्य बच्चों की बुद्धिलब्धि जिसको IQ बोलते हैं कितनी होती है। तो जो सामान्य बच्चे होते हैं उनका IQ जो होता है 90 से 110 होता है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं 140 से अधिक। सामान्य बच्चों को 90 से 110 और प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं इनकी 140 से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछड़े बालक की एक विशेषता इसमें बताना है आप लोगों को। तो इसमें लिख सकते हैं कि सीखने की धीमी गति होना, ये पिछड़े बालक की विशेषता के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है अपवंचन क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपवंचन बाल जीवन की उद्दीपन दशाओं की न्यूनता है।
ये एक लाइन में आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। आप लोगों को 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बालकों की कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो इसमें लिख सकते हैं कि दृष्टिबाधित बालकों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला कौन सा हो जाएगा? तो इसमें पहला लिख सकते हैं आंशिक दृष्टि से बाधित बच्चे, और दूसरा लिख सकते हैं पूर्ण रूप से जो यहाँ पे हो जाएगा अंधे बच्चे मत लिखिए, दृष्टिबाधित बच्चे लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो शब्द है अंधे यहाँ पे थोड़ा गलत लगेगा। तो यहाँ पे पहला जो है, अगर आप लोगों से ये एग्जाम में पूछा जाएगा दृष्टिबाधित बालकों की श्रेणियां बताइए, तो उसमें फर्स्ट में लिख सकते हैं आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चे, और दूसरे पॉइंट पे लिख सकते हैं पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बच्चे। ये 2 पॉइंट आप लोग इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक दृष्टिबाधित बालक कौन होते हैं? तो इसको यहाँ पे आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे को डिस्क्राइब किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा वह बालक जो कि बड़े अक्षरों को मुद्रित भाषा में या उत्तल दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं, वे जो है आंशिक दृष्टिबाधित बालक के अंतर्गत आएंगे। आगे इसमें पूछा गया है आंशिक दृष्टिबाधित बालक की दृष्टि क्षमता कितनी होती है? तो इसमें लिख सकते हैं कि इनकी जो दृष्टि क्षमता होती है 20 से 70 तक उत्तम आंख होती है, 20 से 70 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर दृष्टिबाधित बालक की दृष्टि क्षमता कितनी होती है? तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं 2/20, ये आप लोग इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, दृष्टिबाधित बालकों को किस लिपि की सहायता से पढ़ाया जाता है? तो जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं उनको ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, हकलाने के क्या कारण होते हैं? जो बच्चे हकलाते हैं उसके इसमें कारण पूछे गए हैं। तो इसमें 2 कारण हो सकते हैं, पहला हो जाएगा वंशानुक्रम, मतलब कि जन्म से, दूसरा हो जाएगा वातावरण, उनको किस प्रकार का बच्चों को वातावरण मिल रहा है उसी प्रकार से बच्चे जो है ढल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण विकलांगता क्या है? जो बच्चे सुनने में जो है असमर्थ होते हैं उसके बारे में इसमें बात की गई है। तो इसमें श्रवण विकलांगता के बारे में पूछा गया है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से आवाज़ सुनने में अक्षम होना श्रवण विकलांगता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं इनको 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला हो जाएगा सामाजिक, शैक्षिक हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा सामाजिक, थर्ड नंबर पे लिख सकते हैं मानसिक, और लास्ट चौथा हो जाएगा शारीरिक। ये विभिन्नता के आधार पर हो जाएगा। अगर आप लोगों से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के जो है पूछा जाएगा कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि विभिन्नता के आधार पर 4 वर्गों में बांटा जा सकता है, शैक्षिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालकों की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो इसमें लिख सकते हैं पहले नंबर पे निरीक्षण के द्वारा समस्यात्मक बालकों की पहचान कर सकते हैं, दूसरा हो जाएगा साक्षात्कार द्वारा भी कर सकते हैं, और लास्ट में लिख सकते हैं अभिभावकों से बातचीत करके भी समस्यात्मक बालकों की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान संबंध बालक कौन से होते हैं? तो इसमें लिख सकते हैं कि वह बालक जिनकी मानसिक योग्यता औसत से कम होती है, मान संबंध बालक कहलाते हैं। ये जो है नया क्वेश्चन है, ये अभी तक 2 क्लासेस करवाई गई हैं तो उसमें नहीं कराया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप लोगों से मान संबंध बालक के बारे में पूछा जाएगा तो इसमें आप लोग ये याद रखना कि वे बालक जिनकी जो है मानसिक योग्यता औसत से कम होती है वह जो है मान संबंध बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? सामान्य बच्चों की और प्रतिभाशाली बच्चों की बता दी गई है। यहाँ पे मंद बुद्धि बालकों की IQ पूछा गया है तो उसका हो जाएगा 70 से कम। ये सभी की जो है अलग अलग जो IQ बताया गया है, इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्धिलब्धि से आप क्या समझते हैं? तो इसमें आप लोगों को बुद्धिलब्धि वाला फार्मूला लिखना है कि बुद्धिलब्धि बराबर यहाँ पे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू करके 100 करके
ये वाला फार्मूला फर्स्ट क्लास में बताया गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। वही जो है फार्मूला यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। तो इसमें दिया गया है कि मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात को 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे बुद्धिलब्धि कहते हैं। आप लोग या तो इसको लिख दीजिए या फिर फॉर्मूला को आसानी से लिख सकते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इसमें पूछा गया है शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि वह बालक जिनकी शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है, 85 से आईक्यू जिसका कम होता है, वह जो है शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में हो जाएगा सामान्य पिछड़ापन, सेकंड में हो जाएगा विशिष्ट पिछड़ापन। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं, तो इसीलिए इसमें कई बार दिए भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंद बुद्धि बालक का लक्षण बताइए। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि मंद बुद्धि बालक मूढ़ होते हैं, यानी कि मूर्ख होते हैं। इसमें आगे दिया गया है, इसलिए उसमें जो है मूढ़ जो बच्चे होते हैं, मंद बुद्धि के बालक मूढ़ होते हैं, इसी वजह से उनमें सोचने की, समझने की और विचार करने की जो शक्ति होती है वह कम होती है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों से यहाँ पर मंद बुद्धि बच्चों के लक्षण पूछा जाएगा तो आप लोग उसमें लिख सकते हैं कि जो मंद बुद्धि बालक होते हैं मूढ़ होते हैं, इसी वजह से इनमें सोचने, समझने और विचार करने की शक्ति भी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद बुद्धि बालक कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि मूल रूप से मंद बुद्धि बालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिख सकते हैं मंदित मना बालक, दूसरा लिख सकते हैं धीमी गति से सीखने वाले बालक। ये दोनों जो है मंद बुद्धि बालक के प्रकार के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें मानसिक पिछड़ेपन के आधार क्या हैं। तो इसमें पहला लिख सकते हैं शैक्षिक है, दूसरा आधार इसमें सामाजिक लिख सकते हैं और तीसरा आधार व्यवहारिक लिख सकते हैं। तो ये मानसिक पिछड़ेपन के आधार के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है बुद्धि लब्धि एवं सामाजिक सामर्थ्य को मापने के लिए किन विधियों को अपनाया जाता है। तो इसमें पहला लिख सकते हैं बुद्धि परीक्षण, दूसरा समाज मिति तकनीक। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। तीसरा है अनुकूलित व्यवहार, इसमें आप लोग 3rd नंबर पे लिख सकते हैं अनुकूलित व्यवहार का मापन। 4th में लिख सकते हैं व्यवहार निरीक्षण और 5 नंबर पे लिख सकते हैं व्यक्ति इतिहास विधि। नेक्स्ट पॉइंट पे लिख सकते हैं संचयी अभिलेख। ये सभी जो है बुद्धि परीक्षण एवं सामाजिक सामर्थ्य को मापने के लिए ये सभी विधियां हैं। तो यहाँ पे 6 विधियां दी गई हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिवृत्ति क्या है। तो इसमें लिख सकते हैं कि अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा है। अगला क्वेश्चन है गणितीय ब्रेल कोड का क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दृष्टिबाधित छात्रों द्वारा ब्रेल के माध्यम से गणित सीखने के लिए एक कोड का प्रयोग किया जाता है, जिसे गणितीय ब्रेल कोड कहते हैं। बाकी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक आयु क्या होती है। तो इसमें लिख सकते हैं कि वास्तविक आयु से तात्पर्य उस आयु से है जो उसकी बुद्धि परीक्षण देते समय होती है, वह जो है वास्तविक आयु कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कि बुद्धि परीक्षण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं। पहला हो जाएगा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा हो जाएगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण और तीसरा हो जाएगा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेल लिपि क्या है। तो इसके बारे में अब आप लोग लिख ही लेंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इसमें लिख सकते हैं कि ब्रेल लिपि उभरे हुए 6 बिंदुओं की ऐसी लिपि है जिससे स्पर्श द्वारा जो है पढ़ा लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से निर्देशन के बारे में। निर्देशन क्या है। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है निर्देशन जो है एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए
प्रेरित किया जाता है। जो निर्देशक होता है वह स्वयं समस्याओं का समाधान नहीं करता है, बल्कि बच्चों को जो है समस्याओं का समाधान करने के लिए जो कुछ सुझाव देता है, कुछ ऐसी विधियाँ बताता है कि बच्चे स्वयं जो है उस समस्या को जो है सुझाव उसका खुद कर सकें, समाधान कर सकें। वो केवल निर्देशक जो होता है केवल सुझाव देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श के रूप बताइए। इसमें आप लोगों को परामर्श के प्रकार बताना है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा संकटकालीन परामर्श, सेकंड हो जाएगा उपचारात्मक परामर्श, थर्ड में हो जाएगा निवारक परामर्श और फोर्थ में हो जाएगा रचनात्मक परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श की कौन कौन सी विधियां हैं। तो इसमें आप लोगों को परामर्श की विधियां बताना है। तो पहला हो जाएगा निर्देशात्मक परामर्श देना, दूसरा हो जाएगा अनिर्देशात्मक परामर्श देना और तीसरा हो जाएगा समन्वित परामर्श देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्गदर्शन से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आप लोगों को लिखना है कि उचित राह से भटके व्यक्ति को सही मार्ग बताना ही मार्गदर्शन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है परामर्श में इसमें दिया गया है परामर्श में सहयोग करने वाली किन्हीं दो संस्थाओं का नामोल्लेख कीजिए। जो परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं हैं उनके आप लोगों को यहाँ पे दो संस्थाओं के नाम लिखना है। तो पहली लिख सकते हैं मनोविज्ञानशाला जो कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज में है। दूसरी लिख सकते हैं जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर। ये यहाँ पे आप लोग थर्ड नंबर अगर आप लोगों से 3 पूछा जाएगा तो यहाँ पे जिला चिकित्सालय भी लिख सकते हैं। तो ये संस्थाओं के नाम आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फिर आप लोगों की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में से पूछा गया है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। इसमें डाइट की स्थापना पूछी गई है। तो इसमें लिख सकते हैं कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भारत सरकार के द्वारा सन 1986 में की गई। यहाँ पे पूछा गया कब की गई, तो 1986 में की गई और किसके द्वारा की गई, तो भारत सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरीक्षण से आपका क्या तात्पर्य है। तो इसमें लिख सकते हैं कि निरीक्षण का तात्पर्य है परीक्षा लेना और परीक्षा का तात्पर्य है सरलता पूर्वक एवं आलोचनात्मक दृष्टि से जांच करना। तो इसमें निरीक्षण के बारे में पूछा गया है। तो निरीक्षण का तात्पर्य है परीक्षा लेना, बाकी परीक्षा का तात्पर्य यहाँ से आगे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा छात्रों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना, पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निरीक्षण कितने प्रकार का होता है। तो इसमें हो जाएगा पहला हो जाएगा संशोधनात्मक, दूसरा हो जाएगा विरोधात्मक और थर्ड हो जाएगा रचनात्मक। तो अगर आप लोगों से निरीक्षण के प्रकार पूछे जाएंगे तो इसके प्रकार 3 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है निरीक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे लिख सकते हैं विद्यालय में जाना, दूसरा विद्यालय को नवीन आयामों की सूचना देना और लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं प्रदर्शन पाठों का आयोजन। तो यहाँ पे जो समावेशी शिक्षा है उसमें पवन सीरीज में जितने जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए गए थे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए गए हैं। इसी प्रकार से पेपर 1 के भी कंप्लीट करवाए गए थे। शैक्षिक मूल्यांकन जो आप लोगों के सिलेबस में है सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। और जो पेपर 1 और पेपर 2 हैं इनके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं, जितने पवन सीरीज में दिए गए थे और प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। अब हम लोग पेपर 3 जो साइंस है उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कोशिश करेंगे कि एक क्लास में कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में अब मिलेंगे और जिसको इसकी PDF चाहिए उसकी जो टेलीग्राम में इसकी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसकी PDF और सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स फ्री में प्रोवाइड किए गए हैं। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।